आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। बोनस तो नहीं दिया लेकिन हमको मिलने को भी नहीं आई। सिर्फ यहाँ पर हम मट्टी उठाने का काम कर रहे थे। हम घर पे जाते तो हमारा शक्ल पहचानते नहीं थे घर वाले। बीच में आईडी का बात हुआ था, बोलते तुम्हारा आईडी जमा करो। हम क्यों करेगी? इनकी पोस्ट बढ़ाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बैठे बैठे अपनी पोस्टिंग देख रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। मैडम वो सुपरवाइजर को बोलती है कि ग्लाउज दो, तो बोलता है तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो घर पे बैठो। आज मैं ग्लव्स मास्क बिना मैंने काम किया है डिलीवरी के लिए, और किसी को बोलना जाएगा ग्लव्स नहीं तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? काम करना तो करो, नहीं तो मत करो। इधर इसके पास उसके पास लेके हमारा घर चला रहा है, क्योंकि 10,000 में नहीं हो रहे है। मैडम लोगों को पता चल गया है, पर शासन को कब पता चलेगा? अधिवेशन पे अधिवेशन आते जा रहे, बट हमारा मुद्दा नहीं आ रहा अधिवेशन में। अब तो 10,000 में घर चलना बोले तो बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या हमारा काम बंद होने के बाद ही हमको आप पगार बढ़ा के दोगे क्या? अब ऐसा हो गया है कि अभी जहर खा के हमको मरना होगा। नहीं तो हम लोग हत्याकांड करेंगे। आज कुछ शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम ये लोग करते हैं वो परमानेंट वाले नहीं करते, वो बैठ कर खाली कुर्सियां तोड़ते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम आंदोलन करेंगे तो आंदोलन के लिए इनके ऊपर गुना दाखिल हो जाएंगे। परमानेंट वाले जब आंदोलन करते हैं तो उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? आज ये लोग रोए हैं। अगर इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो इसके जवाबदार तीनों कॉन्ट्रैक्टर और शासन रहेगा। अगर कोई चैलेंज करता है तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाले कल इधर हड़ताल पे बैठ जाए तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि परमानेंट कितना इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं टेम्बा हॉस्पिटल में। आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से हमने टेम्बा हॉस्पिटल में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं उन लोगों की एक न्यूज़ जो है वो चलाई थी, जिस चलते जो उनकी तनख्वाह है, जो वेतन है, वो मिलने में देरी हो रही थी। उनका पीएफ भी नहीं मिल रहा था और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर जो है, 3 प्राइवेट कंपनीज है, उनके कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे जो टेंडर लिया था उसके चलते लोग काफी परेशान है। क्या कुछ और है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था कि शायद जो है कुछ हालात में बदलाव आएंगे, तो बात करेंगे उनसे। यहाँ पे लोग मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ जब हम पिछली बार आए थे उसमें लेके अब तक कुछ बदलाव हुआ, पैसे मिले, क्या कुछ आप लोगों की उनसे बात हुई, या आज भी सिचुएशन वैसी है? देखिए, आपने जो न्यूज़ यहाँ पे किया था उसके बाद भी वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी वही सिचुएशन है, ना उन लोगों ने इन लोगों का पीएफ डाला है, ना कुछ किया है। और अभी भी मतलब वही जो इनको सैलरी है उसी सैलरी पे ये काम कर रहे हैं। प्लस उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज ये इतना गंदगी, पेशेंट को साफ करना, पेशेंट को ये सब करना, डिलीवरी वाले पेशेंट का ये करना, तब भी इन लोगों को ना ग्लोव्स है यहाँ पे, ना कोई कुछ है। बिना ग्लोव्स के ये सारे स्टाफ आज काम कर रहे हैं। आज ये मौसी के हाथ देखो, इनके हाथों में इतना प्रॉब्लम हो चुका है। आज मतलब जो इन लोगों का हक है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। समान काम समान वेतन है तो होना चाहिए। आज जो परमानेंट है उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो इतना काम नहीं करते हैं जो इतना काम ये कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम ये लोग करते हैं वो परमानेंट वाले नहीं करते, वो बैठकर खाली कुर्सियां तोड़ते हैं। तो मेरा बोलना यही है कि इनको प्रॉपर पगार मिलनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर कैपेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें, पर झूठ नहीं बोले कि हम 3% पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर 40-50% पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये आप लोग भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को गुमराह करके इन लोगों की भावनाओं से कोई ना खेले। जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं और जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हम आंदोलन करेंगे तो आंदोलन के लिए इनके ऊपर गुना दाखिल हो जाएंगे, इनको ये कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाएगा। परमानेंट वाले जब आंदोलन करते हैं तो उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? उन पे क्यों नहीं गुना दाखिल किए जाते हैं? इनके ऊपर गुना दाखिल होंगे क्यों? ये लोग बेचारे मर काम कर रहे हैं, गधे के जैसे तुम इनसे काम लेते हो और उस हिसाब से इनको सैलरी नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, आज कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जाते हैं और दूसरे लोग परमानेंट नहीं आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाले कल इधर हड़ताल पे बैठ जाए तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि परमानेंट कितना इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, मुझे वही देखना है। और मैं यही चाहती हूँ कि इनको सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर लोगों की औकात नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं बहुत सारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार हैं। अच्छा, आपने जैसे पिछली बार हम आए थे तो आपने कहा था कि अगर नहीं वो देंगे समय पे वेतन जो है तो हमारा अगला कदम जो है आंदोलन का रहेगा। उसको लेके कुछ विचार विमर्श किया है आप लोगों ने? उसको लेकर के हमने विचार विमर्श भी किया है, प्लस हमारी बात भी हुई थी। तो ये बोला गया था अधिवेशन में, मतलब जिन्होंने बोला अधिवेशन में यहाँ पे बोला आंदोलन नहीं हो सकता है, उनकी नौकरियां जा सकती हैं, उन पे गुना दाखिल हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा न्याय है और कौन सा जीआर है ऐसा कि अगर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर वाले अपने हक के लिए आंदोलन पे बैठ रहे हैं तो उनकी नौकरियों से उनको निकाल दिया जाएगा, उन पे गुना दाखिल होएगा। तो परमानेंट पे क्यों नहीं होता है? उनके ऊपर भी करो पहले ये गुना दाखिल। क्या लगता है
आपको अगला स्टेप क्या रहने वाला है आंदोलन के लिए? उन्होंने इस तरीके से खुली धमकी जो है वो दी है कि अगर आप लोग करते हैं तो गुनाह दाखिल होगा और नौकरी से भी जो है निकाला जाएगा। तो इस आगे का क्या सोचा है, कैसे सोल्यूशन रहेगा, बातचीत रहेगी या ये जो परेशानी है वो ऐसे ही रहेगी? नहीं, आगे का स्टेप ये है कि अगर कोई चैलेंज करता है तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और अगला स्टेप यही रहेगा कि अगर एक हफ्ते के अंदर इनका पीएफ नहीं आया और कुछ भी इसमें इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली हम आंदोलन पे बैठेंगे और बेमुद्दत आंदोलन करेंगे। हम लोग बेमुद्दत आंदोलन रहेगा हमारा, और हम आंदोलन पे जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से बदलाव कुछ लगा है आपको कि उसके बाद से लेके अब तक आया है? आंदोलन के लिए भी साफ तरीके से बोल दिया गया है कि अगर आप लोग करेंगे तो गुनाह दाखिल होगा या फिर नौकरी से निकाला जाएगा। नहीं मैडम, देखो अपना जो न्यूज़ लास्ट टाइम बना उसके बेस पे लोगों को तो मालूम पड़ गया कि हमको इतना कम पगार मिल रहा है, बट क्या है अभी तक हमारे शासन को नहीं मालूम पड़ा। शायद महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग, हमारा डीडी ऑफिस, फिर हमारा हॉस्पिटल, इनको अभी तक नहीं लग रहा है कि इनका भी बढ़ जाए। अब हम अधिवेशन चालू हो गया, अधिवेशन में हमें भी समझ रहा है कि अभी हम लोग काम बंद आंदोलन नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, 10-15 दिन का लेटर देंगे। हम भी लेटर दे के जो ऑफिशियली वैसा ही करेंगे। हमको ज़बरदस्ती से, हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे कि कोई हमको आके दूसरे दिन काम पे से निकाल दे या हमारे ऊपर गुनाह दाखिल कर दे। प्रोसेस है, हम प्रोसेस से ही करेंगे। बट हमें एक बोलना है गवर्नमेंट को, शासन को, आरोग्य विभाग को कि हमारा काम बंद होने के बाद ही हमको आप पगार बढ़ा के दोगे क्या? उससे पहले आपको पगार बढ़ा के देने में हम हक का मांग रहे, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, किसी के जेब का नहीं मांग रहे। जो फिलहाल किमान वेतन जो चालू है ऑल महाराष्ट्र, इंडिया, पूरे अपने भारत में जो चालू है उस हिसाब से दे दो। 4 कोड वेजेस आज हर सिटी हर स्टेट लगा रहा है। राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, हरियाणा में हो गया, दिल्ली में हो गया, यूपी में हो गया, इंदौर में हो गया, एमपी में हो गया। ये लोग अगर 4 कोड वेजेस चालू कर दिए तो अपना महाराष्ट्र कब करेगा? आज 1 अप्रैल का वेट कर रहे सब, 1 अप्रैल को होगा, पर कंफर्म होगा क्या? हम उसके लिए कामगार मंत्री से भी मिले थे, आरोग्य मंत्री साहब से मिले थे, फिर कामगार मंत्री अध्यक्ष, किमान वेतन कायदे के अध्यक्ष, उनसे भी मिले थे। बट हमारा पगार कब बढ़ेगा? हम आज 1 साल से वही आस में बैठे, 2 साल से वही आस में बैठे, अधिवेशन पे अधिवेशन आते जा रहे, बट हमारा मुद्दा नहीं आ रहा अधिवेशन में। तो अभी लोगों को इतना ही विनंती है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे जो आरोग्य मंत्री है, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है, डिप्टी सीएम साहब है, उन तक ये वीडियो भेजो और ये अधिवेशन में ये मुद्दा मांडो कि बाबा लोगों का किमान वेतन के हिसाब से तो पगार देना चाहिए। आज के तरफ में शासन के हॉस्पिटल में नहीं है, नगर पालिका बरोबर दे रही है। क्यों? नगर पालिका के पास बहुत पैसा है और शासन के पास पैसा नहीं है। ऐसा कुछ बात है तो हमें वो भी बोलो। बट हमको तो एक ही विनंती है कि हमारा पगार बढ़ जाए, और कॉन्ट्रैक्टर से एक विनंती है, जो 8-9 महीना 10 महीने का जो पीएफ है जो आपने अटका के रखा है लोगों का, वो डाल दो उनके खाते में। हम आपसे रोज कांटेक्ट कर रहे, कांटेक्ट पे आप कॉल पे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो कब डालोगे? आप उसको रख के क्या करना चाहते हो? लोगों को आज गरज है, उनका पगार 10,000 है, उनको वही पैसा काम आएगा। आपसे इतना ही विनती है, उनका पीएफ है अकाउंट में डाल दो, और शासन को विनंती है कि किमान वेतन कायद्यानुसार, कायदे के हिसाब से हमारा पगार दे। तो कितना मुश्किल हो जाता है जैसे लोगों के लिए वहां तक जाना ही, मिलना भी, और उसमें भी गारंटी नहीं रहती है कि आज अगर आरोग्य मंत्री से मिले हैं तो वो काम जो है पूरा रहेगा। देखिए ऐसा है, आज बेचारे हर कोई परेशान है, और ये कर्मचारी जो इनको जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे हैं, इनको जो आज सैलरी नहीं है तो इनको पता है कि ये घर कैसे चला रहे हैं। मैंने आपके पिछले न्यूज़ में भी बताया था कि जब महिलाएं, कुछ महिलाएं तो घर में मदर फादर दोनों वही हैं, तो इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे घर के लाइट बिल हैं, ये सब है, कोई बेचारे भाड़े पे भी हैं, और इनको टाइम पे पगार नहीं मिलना वो भी गलत बात है। और जब कॉन्ट्रैक्टर को बोलो तो कॉन्ट्रैक्टर एक ही बात बोलते हैं, हमको भी समझ के लो। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, इन गरीब लोगों का हक तुम मार रहे हो और तुम बोलते हो कि हमको समझ के लो। तो तुम इनको क्यों नहीं समझ के ले रहे हो? इनको क्यों नहीं इनकी पगार बढ़ा रहे हो? मैं तो बोलती हूँ नगर पालिका में आज जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं, उनको 21-22 हजार पगार है, और यहाँ पे इनको कितना है? 10,000 पगार है, वो भी इनको टाइम पे नहीं मिल रही है। तो मैं शासन से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं क्या?
या जो भी आरोग्य के जो भी अपने अधिकारी हैं, सिविल सर्जन हैं, जो से डीडी हैं, ये सब क्या कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? इन तक ये न्यूज़ें नहीं जा रही हैं, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। परमानेंट का कुछ होता है तो उनके ऊपर तुरंत उनका एक्शन लिया जाता है। तो ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं, ये भेड़ बकरी है कि ये यहाँ पे आके काम करें और इनको कोई सैलरी नहीं, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर एक छुट्टी ये लोग कर लेंगे, इनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो इनकी पगार काटी जाती है, या तो फिर इनको निकाल दिया जाता है काम से। फिर परमानेंट के साथ भी वही सब किया जाए ना। भेदभाव क्यों? काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहा है जितना ये लोग कर रहे हैं, तो ये भेदभाव किस लिए? इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। आरोग्य मिनिस्टर से भी मैं यही कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ के आमदार जी से भी कहना चाहूंगी कि हाउस में ये मुद्दा लिया जाए और इन लोगों के हक की लड़ाई लड़के इनको जीत दिलाई जाए, इनकी पगार दिलाई जाए, जो रियल इनको सैलरी मिलनी चाहिए। अधिवेशन में ये मुद्दा एनी हाउ कंडीशन लिया जाए, ये मैं चाहती हूँ और शायद लिया भी जाएगा ये मुद्दा। लेकिन जो इनको सैलरी है, कुछ नहीं तो इनको एटलीस्ट 20-22 हजार सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग अपना अच्छे से घर चला सके, बच्चों का भरण पोषण कर सके। मैं शासन से ये पूछना चाहती हूँ, जब किसी का कुछ अनहोनी हो जाएगी तब तुम इनकी सैलरी बढ़ाओगे? इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि कोई तो अपने आत्महत्या करे या कोई किसी की जान जाए तब हम सैलरी बढ़ाएंगे? ये चीज इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और खासकर कॉन्ट्रैक्टरों को शर्म आनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, दूसरे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं, पर झूठ मत बोलो हमको 3% पे हम ले रहे हैं। 3% पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता नहीं है, 40-50% पे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। क्योंकि हमें भी ये पता है, हम भी नगर पालिका में उठते बैठते हैं, हम भी सब जानते हैं, हम भी मंत्रालय तक जाते हैं, हमें पता है, ये हमें सिखाने की कॉन्ट्रैक्टरों को जरूरत नहीं है। और कल तक इनका PF उन लोगों ने डालना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जब आप लोग शायद इन लोगों को कर्मचारियों को ये पता नहीं है, जब PF लिया जाता है तो एक PF उसका होता है, एक PF का ये देते हैं, लेकिन इनको उसके साथ इनको लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, पर वो लोग कभी इन लोगों को बोलते नहीं है कि तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं। PF लेने के बाद भी तुम इनके हक नहीं दे रहे हो, इनका लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं इनको दिया जाता है? हर जगह पे आप लोगों को पता होगा PF लिया हमारे और दोनों PF इनके ही कटे जाते हैं। मतलब तुम्हारी जेब में कहीं पे भी सेक नहीं लग रहा है, सब इनकी जेब से ले रहे हो। तुम इनके साथ इतने बड़े लुटेरे हो, कॉन्ट्रैक्टर के इनको ही लूट रहे हैं, इनको ही लूट के इनसे ही पैसे ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। एक और मैं चीज पूछना चाहूंगी, यहाँ पे क्या कारण लगता है आपको इस तरीके से जो ढील है, सैलरी में ढील है, PF नहीं टाइम पे आ रहे, आपको मुख्य कारण क्या लगता है कि किस वजह से कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके की जो है हरकत है वो करते हैं? देखिए, इसमें मुख्य कारण एक ही है कि जो यहाँ के मेन अधिकारी हैं आरोग्य के, उन लोगों की और इनकी साठगांठ है, इसके लिए ये लोग इस तरह से कर रहे हैं और ये बेचारे सफर हो रहे हैं। क्योंकि मैं सच बोलने में कभी नहीं डरती हूँ, और मैं सच बोलती हूँ, और हमेशा मैं ना इन लोगों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी जब तक इनको न्याय नहीं मिले। और उसके लिए मैं कभी डरती नहीं हूँ, भले कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन मैं हमेशा इनके साथ हूँ और इनके साथ में इनको हक दिला के रहूंगी। आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार जब हम न्यूज़ के लिए आए थे तो काफ़ी जो लोग हैं उन लोगों को आप लोगों का दर्द, जो समस्या है वो समझ में आई। लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें सीधी तरीके से जो है दोषी है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, और कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो जाग चुके हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर शायद अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मैडम कैसा है, अभी जो अपन गए टाइम पे जो अपने न्यूज़ किया था उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है, लोगों ने अच्छे कमेंट भी डाले हुए, पर इतना है कि लोगों को पता चल गया है, पर शासन को कब पता चलेगा? लोग बता भी रहे, कह भी रहे कि हमारे पास इतना हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो इसका अन्याय का कुछ तो हमको न्याय मिलना चाहिए, ये लोग भी बता रहे और ये शासन पगार बढ़ा के भी और परमानेंट के भी हमको लगा था कि हम कभी ना कभी हो गए। हम ये बेस पे हम लोग यहाँ पर 2016 से काम कर रहे थे, पर आज ऐसा लग रहा है कि विश्वास टूट चुका है कि शासन हमको ना पगार बढ़ा सकती है और ना ही परमानेंट कर सकती है। मुझे नहीं लगता भी वो करेगी, क्योंकि हमने बहुत बार ये सब किया है। अब तो 10,000 में घर चलना बोले तो बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ऐसा हो गया है कि अब ये जहर खा के हमको मरना होगा। मुझे बहुत रोना आ रहा है मैडम, क्या बोलूँ आपको, मैं नहीं बोल सकता। देखा आपने, अपने दर्द को बयान करते हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है
उसको नहीं समझ में इन लोगों का दर्द दिख रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको नहीं दिख रहा है किस तरीके से लोग यहाँ पे हालात में जो है जीने को जो है मजबूर है। अब आखिरी जो कहते हैं ना आखिरी फैसला, क्योंकि अभी हमने जब बात किया तो यहाँ पे अनीता जी ने भी कहा था कि अब शायद लगता है प्रशासन, कॉन्ट्रैक्टर और शासन तब जागेगा जब इनमें से कोई एक आत्महत्या करेगा और उसके बाद जो है ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगी और तब जाके उन लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो काम चल रहा था अब शायद बदलाव होगा। तो शायद कॉन्ट्रैक्टर शायद इसी का वेट कर रहे हैं कि इनमें से कोई अपनी जान से जो है हाथ धो सके और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अपनी नींद से जागे। काम कर रहे हैं। आज मेरा लड़का रोया, उसको मेरे को 10 साल हो गया काम किया साथ में उसके साथ। लड़का का आंसू मुझे नहीं देखा जाया, आज मुझे भी रोना है, नहीं तो हम लोग हत्याकांड करेंगे। आज कुछ भी होगा उसकी जवाबदार शासन रहेगी। वो हमारा लड़का को कुछ होगा तो शासन रहेगी। आज हमारे जो भाई हैं, कॉन्ट्रैक्टर भाई बहने हैं, आज ये लोग रोए हैं। अगर इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो इसके जवाबदार तीनों कॉन्ट्रैक्टर और शासन रहेगा। और हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना चाहिए। इनकी कोई लायकी नहीं है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्टर लेकर के इन लोगों को ये करें। ये लोग इसी तरह से इनका शोषण करते रहेंगे और ये यहाँ पे तो हो ही रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए और एक बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जहाँ जहाँ काम करते हैं, मैं तो आरोग्य मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जहाँ जहाँ पे महाराष्ट्र शासन के हॉस्पिटल है वहाँ पे सबके सैलरी बढ़ाई जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। प्लस कहीं कहीं पे जो ग्रामीण विभाग है वहाँ पे तो जो बेचारे कर्मचारी इतना काम करते हैं और उनको सैलरी जो 10,000 होगी तो उनको उनके अधिकारी 5,000 देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई खाते हैं। धिक्कार है ऐसे अधिकारियों के ऊपर। किसी ने आगे आके हमारी मदद नहीं की है, हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं है। इस वक्त में अनीता दीदी ने हमारी आके मदद हमारे बारे में सोचा है, बहुत सारा हेल्प किया है। यहाँ पे हमारे बारे में बहुत सोच के अभी आपके साथ में हमारी इंट्रोडक्शन किया है। हमारी बात आप तक लोगों तक पहुंच रही है। इनकी वजह से बहुत कुछ हेल्प हुआ है। उसके बाद उनका हम साथ रहेंगे, हमेशा हम लोग उनके साथ देना चाहेंगे। अनीता दीदी आप आगे बढ़ो, हम तो आपके साथ हैं। अनीता दीदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अनीता दीदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से इतने सालों से कॉन्ट्रैक्टर ने लावारिस जो है छोड़ रखा है, कोई माई बाप आपका हाल लेने को नहीं आया है, उस पे आप क्या कहेंगी? वही तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि हर माई बाप है, सब लोग अपने लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है। सब लोग का है, खाली इतना ही है कि खाली आते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आज जो हमारे लिए भगवान ऊपर वाले ने दीदी को भेजा है, अनीता दीक्षित को, वो आज हमको पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कुछ कर रहे, तो वो भी तो तकलीफ हो रही है कि आप लोग उनके साथ में क्यों हो। लेकिन नहीं, अगर हमारा सब बाजू से हमको ये हो रहा है तो उनकी तरफ से हमको ये हो रहा है। उनने हमको वचन दिया है कि तुम्हारा सब कुछ सही करके हम देंगे करके लास्ट तक। उसके लिए बहुत धन्यवाद है। अनीता दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे आपसे मेरा एक सवाल रहेगा आखिरी में कि इतना भरोसा जो यहाँ पे जो सभी लोग हैं उन लोगों ने जो है आप पे दिखाया है, क्या कभी ऐसा रहेगा कि आपके ऊपर कभी कोई प्रेशर आए और आप पीछे हट जाएं, या कभी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मेरे पे कितना भी प्रेशर आए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, ना मैं भगोड़ी हूँ, ना मैं उनमें से हूँ कि मैं पीछे हटूंगी। मैंने इन लोगों को साथ दिया है, इनको एंड तक साथ दूंगी और इन लोगों को मैं न्याय दिला के रहूंगी। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे पीछे हटाने की कोशिश करेगा या मुझे धमकी देने की कोशिश करेगा। मैं इनके साथ थी, मैं हर इन लोगों के सुख दुख में इनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। और इतना मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इनको मैं न्याय दिला के रहूंगी। मुझे भले इनके लिए दिल्ली तक जाना पड़े, मैं वहां तक जाकर इनके लिए आवाज उठाऊंगी और इनको न्याय दिला के रहूंगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब मेरी जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और इनका वेतन पीएफ और इनको समान काम समान वेतन जो मिलेगा, आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस दिन भी हम इसी तरह से न्यूज़ करेंगे और यही सभी मेरे भाई बहन उस दिन बोलेंगे कि सही में हम जीत गए और जिन्होंने हमको हराने की कोशिश की थी उनके हम मुंह पे कालक पोत के बैठ गए। मेरे इधर 1.5 साल हो गया मेरे को,
बायोमेडिकल का कचरा उठाती हूँ, उसमें मेरे को ग्लाउज नहीं दिया जाता है, मास्क नहीं दिया जाता है, कुछ फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। और जब वो सुपरवाइजर को बोलती है कि वो ग्लाउज दो, तो बोलता है तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो घर पे बैठो। ऐसा सीधा मेरे को धमकी देता है। और मैं अकेली कचरा उठाती, बाकी कोई जेंट्स नहीं मेरे साथ में बेचता है और कोई भी नहीं। कौन कहता है कि आपको सुपरवाइजर बोलता है, इसे सुपरवाइजर ने ऐसा बोलता है कि मेरे पास ग्लाउज नहीं है तो दो, तो बोलता करना है तो करो, नहीं तो घर पे बैठो। अभी 10,000 में घर पे बैठेगे तो क्या होएगा काम? कितने साल हो गए आपको यहाँ? 1.5 साल हो गए, 1.5 पौने 2 साल हो गया मेरे को इधर। तब से मैं अकेली काम कर रही हूँ इधर। तो इस तरीके से सुपरवाइजर खुला बोलता है कि नहीं मिलेगा ग्लास। तो करो, तुम्हारी 8 घंटे की ड्यूटी करना है तो करो, नहीं तो घर पे बैठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, ऐसा डायरेक्ट बोलता है। आईसीयू में ड्यूटी करती हूँ, मेरा नाइट ड्यूटी रहता है। हम लोग को चेंज करके नहीं मिलता है। हम हो गए अभी 3-4 साल हो गया नाइट ड्यूटी करते। सुपरवाइजर एक छुट्टी रहेगा तो भी भर के नहीं देते, बिना हैंगलोज का काम करना पड़ता है। हम लोग को डायपर चेंज करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। और बोलेगा तो बोलता है, वो सुपरवाइजर बोलता है नाइट वाला, हम मैं क्या करूँ, मैं काय को भर के दूँ? मैं जिम्मेदारी नहीं लेता है। मॉर्निंग वाला मेरे को चिल्लाता है, मॉर्निंग वाला बोलता है हम नहीं बोलते हैं। आज हम लोग, हमारे को बीमारी लग गई है, हमारे बच्चे को कौन देखेगा? आज हमारी 50 साल उम्र हो गई, हम क्या करेंगे? किधर नौकरी नहीं मिलने वाली हमको, सब ऐसा ही है। आज हम लोग जितने भी है ना, सब कर्जे में डूबे, इसके पास उसके पास लेके हमारा घर चला रहा है, क्योंकि 10,000 में नहीं हो रहे मैडम। ये देखो हालत देखो हमारी, और काम तो ऐसे खड़े रह के, ये साफ नहीं हुआ, ये करो वो करो। अरे लेकिन सामान तो दो, जब सामान नहीं रहेगा तो क्या करेगी? और जब भी कोई बड़ा वाला आने वाला रहेगा ना, तभी फिनाइल का तो क्या, हर चीज का परफिट का बरसात कर देंगे सुपरवाइजर डाल के। उसके बाद में क्या है, बीमारी लिए हम। आज के डेट में भी आप देखो क्या हमारा हाल है ना, हम लोग को कुछ भी नहीं। फर्स्ट टाइम हमको जब भी चालू हुआ तभी हमको यूनिफॉर्म मिला, हमारा आईडी मिला। बीच में आईडी का बात हुआ था, बोलते तुम्हारा आईडी जमा करो। हम क्यों करेगी? हमारे पैसे से बनाए लाए शासन का, हम क्यों जमा करें? थैंक यू। कोई जाता है तो कोई वैल्यू भी नहीं करता, इधर कोई वैल्यू तो करना चाहिए। ओपीडी में जाएंगे, मौसी तुम लोग दूर जाओ। हम लोग यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग को कोई पहचानेगा ना, यूनिफॉर्म नहीं है तो कहाँ से कोई पहचानेगा? हम लोग को पहचानेगा नहीं पहचानेगा। अभी यूनिफॉर्म रहेगा तो इनको अंदर लेगा, हम लोग को बाहर निकाला। आज मेरी लड़की खुद को मैं सोनोग्राफी में लेके गई, ओ माँ दूसरी बोले मौसी तुम लोग बाहर जाओ। मैं बोला भाई मौसी हूँ मैं, तो तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर गया? यूनिफॉर्म तो कम से कम दे। यूनिफॉर्म भी नहीं दे रहा। 5 साल हो गया हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, यही पहन के आ रहा, हमारे घर का साड़ी पहन के आ रहा है। चलिए, यहाँ पे आपने जो अभी के हालात देखे हैं, ये वो हालात हैं, ये दर्द बयां करता है कि किस तरीके से सालों से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लोग जो है काम कर रहे हैं। शायद जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ के 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, शायद वो इन लोगों को इंसान जो है समझना भूल गए। उन्हें लगता है शायद ये लोग मशीन हैं, जिन्हें बेसिक ग्लव्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गई, सारी चीज़ें जो रहती हैं वो शायद नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग मशीन है। आखिर ये लोग जब गुहार लगा रहे हैं तो वो गुहार जो है ना कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। और इस तरीके का रवैया यहाँ पे सुपरवाइजर का यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये लोग आप खुद सोचिए, सरकारी अस्पताल में जो जितने लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं, मरीज भी है। अगर आप एक बार ये सोच के देखिए कि इन लोगों को अगर आप मास्क या ग्लव्स नहीं दे रहे हैं तो इनके साथ साथ जो पेशेंट है उसमें भी जो वायरस ट्रांसफर होने का खतरा है वो भी है। तो क्या यहाँ पे इन लोगों की वजह से जो लोग परेशान यहाँ पे हो रहे हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर ये चाहते हैं कि इन लोगों के साथ साथ जो मरीज यहाँ पे ठीक होने के लिए आ रहे हैं, जो मरीज यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं, आखिर वो भी सफर करें? इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है और इन सब बातों के लिए जवाबदेही किसकी है? लोगों की यही डिमांड है कि हमारे समय पे वेतन मिले, जो पीएफ है वो मिले। और अगर इन लोगों का कहना है कॉन्ट्रैक्टर इस काबिल नहीं है कि हमको वो समय पे वेतन दे सके, हमारा पीएफ दे सके, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, तो कृपया करके जो है वो छोड़ सकते हैं। कोई और कॉन्ट्रैक्टर जो इस काबिल रहेगा वो यहाँ पे समय पे वेतन भी देगा और पीएफ भी देगा। आखिर इन लोगों का दर्द जो है, क्योंकि हमने जो न्यूज़ चलाई थी लोगों ने देखा था और हज़ारों की संख्या में जो है उसमें व्यूज़ गए थे, और लोगों ने कहा था कि किस तरीके से जो सरकारी अस्पताल में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लोग हैं, उन लोगों की सिचुएशन को देख के जब उन लोगों को वो दर्द और उन लोगों को वो समस्या दिख सकती है, तो शासन को, प्रशासन को, कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं दिख सकती? फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।